प्यारे बच्चों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो बेलों की कथा के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में हम जान लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी जो है वो भारतीय गांवों के चितेरे हैं, लोक के चितेरे हैं। उनका जो लेखन है वो मूलतः गांवों को समर्पित है। बच्चों, प्रेमचंद का जन्म जो है वो 1880 में बनारस के लम्हे गांव में हुआ। उनका बचपन का नाम धनपत राय था और उर्दू में वो लिखते थे तो उनका नाम जो था वो नवाब राय के नाम से जाने जाते थे, लेकिन हिंदी साहित्य में उनको प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, वे शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, लेकिन चूंकि असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था तो वो सक्रिय सदस्य थे, उसमें उन्होंने नौकरी छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में अपना पूरा योगदान उन्होंने दिया। मुंशी प्रेमचंद जी 1936 में जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसका अध्यक्षीय उद्बोधन उन्होंने किया, उसके कुछ ही महीनों बाद में सन 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी सदा सदा के लिए हमारे से बिछड़ गए, उनका निधन हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य की बात करें तो प्यारे बच्चों, उनका जो साहित्य है वो 8 भागों में उनकी कहानियां जो है वो हैं और आपको थोड़ा सा उल्टा दिखाई देगा। ये मानसरोवर उनका जो है 300 कहानियों का संग्रह है। रंगभूमि, प्रेमाश्रम और गोदान उनका महत्वपूर्ण उपन्यास है जो विश्व साहित्य में एक अपना नाम रखता है। और उसी प्रकार से रूस के एक राइटर हुए हैं मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की रूस के राइटर हैं जो गांव के चित्रण को लेकर के मुंशी प्रेमचंद जी चले, उसी प्रकार का चित्रण मैक्सिम गोर्की ने किया। इसलिए भारत का गोर्की कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। बेटा, मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, है ना, गोदान, ये उपन्यास लिखे और इनका अंतिम उपन्यास था जो अधूरा रह गया, मंगलसूत्र, वो पूरा नहीं हो सका। उससे पहले ही वो इस संसार से विदा हो गए। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद में उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया और उनका जो गद्य में जो लेखन है वो निश्चित तौर पर हमारे हिंदी साहित्य का सबसे बड़ी धरोहर है। प्रेमचंद जी के बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल किसान के बेटे थे और किसानी करते थे। गांव का जो जीवन है उस जीवन के बारे में वो पूर्णतः जानते थे और जैसा वो जीवन जीते थे वैसा ही उन्होंने लिखा भी सही। तो आज हम उनकी एक कहानी, जो महत्वपूर्ण कहानी है दो बेलों की कथा, उसका वाचन करेंगे, पढ़ेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। देखिए, यदि हम दो बेलों की कथा की बात करें तो कृषक समाज का जो पशु है बेल, दो बेलों की एक जोड़ी होती है और जोड़ी मिलकर के सारे किसान का कार्य करती है। खेती बाड़ी का पूरा काम करना पड़ता है और उसके साथ किसान लगातार लगा रहता है। वर्तमान संदर्भों में देखा जाए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज तो सारी जो कृषि है वो ट्रैक्टर से हो रही है और हम सब लोग गदगद हैं। अब उतना परिश्रम नहीं रहा जितना कि पहले हुआ करता था, लेकिन जो परिश्रम पहले लोगों ने किया वो निश्चित तौर पर अपने आप में एक नवाचार भी था और बहुत अच्छा भी था, क्योंकि सारी खेती जैविक हुआ करती थी और वर्तमान खेती रासायनिक खेती हो गई है। देखिए, दो बेलों की कथा के बारे में यदि हम बात करें तो प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का चित्रण इस कहानी में किया है। इस कहानी में उन्होंने ये बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए असहयोग करना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के वो स्वतंत्रता हमें मिलती है। तो यहाँ पर दो बेलों के माध्यम से भी लेखक ये कहना चाहता है और ये कहानी
आज़ादी के आंदोलन की भावना उससे भी जुड़ी हुई है, क्योंकि उस समय हमारा देश, जब ये कहानी लिखी गई थी, देश गुलाम था, अंग्रेजों का, परतंत्र था। तो दो बेलों के माध्यम से भी मुंशी प्रेमचंद जी ये कहना चाहते हैं कि यदि हम सब इन बेलों की तरह यदि एकजुट होकर के और अंग्रेजों का सामना करें तो निश्चित तौर पर हमारा देश आज़ाद हो सकता है। तो इस प्रकार लेकिन हमने वैसी लड़ाई लड़ी और निश्चित तौर पर 1857 के बाद में भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद में हम लोग लगातार लड़ते रहे और 1942 आते आते भारत छोड़ो आंदोलन के लिए हमने नारा लगाया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। प्यारे बच्चों, दो बेलों की कथा का वाचन हम देखते हैं यहाँ पर इस कहानी को कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। कहने का तात्पर्य उसके सीधेपन ने उसको यह पदवी दे दी। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। गधे की ये विशेषता है कि वो हमेशा ऐसा लगता है कि वो दुखी हो रहा हो। विषाद का मतलब दुख। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों की तरह जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखे न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणने बना दिया। जापान की मिसाल का यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी बात करते हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। देखिए, अब कहानी का जो वितान है वो अपने मुख्य पात्र की ओर आता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। जूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब देखिए, यहाँ पर कहानी के जो पात्र हैं वो हीरा मोती तो मूल पात्र ही सही। 2 बैलों की कथा है, 2 बैलों के नाम है, और जूरी काछी उनका मालिक है, उन बैलों का मालिक है। पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस। पछाई जाति जो लखनऊ के आसपास की जो है, वहाँ के जो बैल हैं बड़े पुष्ट होते हैं। हमारे राजस्थान में भी जो नागौरी बैल हुआ करते थे वो हृष्ट पुष्ट हुआ करते थे और काम में बड़े दक्ष हुआ करते थे। तो बहुत दिनों बाद रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आपने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मतलब एक दूसरे से बातचीत करते थे उनकी भाषा में। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता है हम नहीं कर सकते। अवश्य ही उनमें ऐसा कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और कभी सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, लड़ने के भाव से नहीं, बल्कि अपना मनोरंजन करने के भाव से, आत्मीयता के भाव से,
जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है। जैसे कि आप लोगों में भी एक दूसरे से जब प्रेम करते हैं, एक दूसरे को मार भी लेते हैं, पीट लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उससे लगता है कि हमारी दोस्ती और प्रगाढ़ हो गई है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़े में जोत दिए जाते और गर्दन हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। ये देखिए, दोस्ती मित्रता जो है वो ऐसी है कि ज्यादा वजन मैं उठा लूं, मेरा दोस्त मेरा मित्र कम बोझ उठाए, ये इन दोनों बैलों का भाव रहा करता था। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नांद होती है जहाँ पर चारा परोसा जाता है जानवरों को। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, यानी दोनों एक साथ खाते, दोनों एक साथ पानी पीते। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई का अर्थ होता है बैलों की जोड़ी। जूरी काछी ने कहा भेज दिया अपने बैलों को? अपने ससुराल में। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना या यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के विशाले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गोई तो हो गई हमारी बैलों की जोड़ी, और जूरी काछी उनका मालिक, और जूरी काछी का साला का नाम गया, और बिहार में गया एक जिला भी है। तो यहाँ पर जो बात है, दांतों पसीना आ जाना, ये मुहावरा है। दांतों पसीना आ जाना यानी कि दांतों में भी पसीना आ जाए, इतना जोर लगाना पड़ जाए किसी कार्य में, तो मतलब असाध्य कार्य करना, जिसको साधा नहीं जा सकता ऐसा कार्य करना। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगिया का मतलब होता है रस्सी। पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। देखिए, जूरी काछी उन बैलों को ले जा रहा है, लेकिन वो वहां पर नहीं जा पाते। हमने तो हमारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। सॉरी, आगे चलिए। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम लोगों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसे मुंह न डाला। यानी कि कहाँ का परिवेश है? जूरी काछी के साले के गांव का जो गया है। उस गया के गांव में जब पहुंचे बैल तो वहां उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। कनखियों से देखने का मतलब होता है कि छुप करके देखना, जैसे कि यूं देख रहे हैं, फिर यूं देख लिया, फिर यूं देख लिए, फिर यूं देख लिया, इसे कहते कनखियों से देखना, यानी कि छुप करके देखना। उन्होंने अपनी मुख भाषा में बातचीत कर ली। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तोड़ा लिया। सोता पड़ गया मतलब सब लोग सो गए, तो रात में उन्होंने अपने जोर लगाया और उन रस्सियों को तोड़ डाला। पगहा यानी रस्सियां तोड़ डाली और घर की तरफ भागे। पगे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर उन दोनों में इस समय इतनी दूनी शक्ति आ गई थी कि एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गांव गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। यानी कि दोनों बैल अपने रस्सियां तुड़ा करके अपने गांव, अपने घर, जूरी काछी के घर पहुंच गए हैं। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां
बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, यानी कि बड़ी महत्वपूर्ण घटना हो गई थी। बाल सभा ने यानी कि बच्चों ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चाकर, कोई भूसी लेकर के आया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूरी से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ, क्योंकि यह तर्क बड़ा ही अच्छा था कि वो अगले जन्म में आदमी रहे होंगे। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब यहाँ पर स्त्री झूरी की जो पत्नी है वो जल उठी, क्यों? क्योंकि उसके भाई के यहाँ पर उन्होंने काम नहीं किया और वो तुड़ा करके यहाँ वापस आ गए। ये बात झूरी की पत्नी को अच्छी नहीं लगी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, वहां खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? तो उसने तो अपने मायके का पक्ष रखा पत्नी ने, और इसने कहा कि नमक हराम क्यों कहते हो, ये तो मेरे अच्छे बैल हैं। तो इस प्रकार से झूरी ने अपना पक्ष रखा और पत्नी ने अपना। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? झूरी ने और आग में का काम किया कि यदि चारा उनको डाला होता तो ये भाग करके यहाँ क्यों आते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सलाहते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों टहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात किसने? झूरी की जो पत्नी है उसने कहा। ये वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर जो उनके सेवा में जो लगा रखा था, बैलों की सेवा में जो मजदूर लगा रखा था, उसको ताकीद कर दी कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाट न कोई रस, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। किसने कहा? उस मजदूर ने कहा कि मालकिन तो मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाल आ, यानी कि चुरा करके और डाल दे। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। कहना ही पड़ेगा, क्योंकि उस अपनी पत्नी की फिर वो बात लड़ाई जहां की जहां हुआ करती, इसलिए उसने कहा कि तुम भी फिर उसकी तरफ हो जाओगे और मेरा मरण हो जाएगा। इसलिए कहानी का प्रथम जो भाग है बच्चों, वो यहाँ पर पूरा होता है। तो अगले वीडियो में, अगले उसमें कालांश में हम लोग इस कहानी को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।